अब हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस थ्योरी। सबसे पहली इसकी एप्लीकेशन है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। फिर आती है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ हैलोजन एसिड, कैटालिटिक पॉइजनिंग, प्रिडिक्शन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, सिम्बियोसिस, प्रिडिक्शन ऑफ साइन ऑफ डेल्टा एच एंड चॉइस ऑफ कैटलिस्ट। हम वन बाय वन इन सबको देखेंगे। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड थर्मोडायनामिकली स्टेबल है या नहीं है, इस चीज़ को जो है रैशनलाइज किया जा सकता है अगर हम देखें कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ कंबाइन करना प्रेफर करता है। अगर वो हार्ड एसिड को हार्ड बेस के साथ इसकी बजाय हार्ड एसिड को सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन किया गया है, दैट्स मीन इट इज़ नॉट स्टेबल। तो अगर हम देखते हैं सिल्वर आयोडाइड फर्स्ट वाला, तो ये स्टेबल है, लेकिन सेकंड वाला जो है फ्लोराइड के साथ सिल्वर स्टेबल नहीं होता। तो इट्स मीन कि पहले वाला जो है वो स्टेबल है और दूसरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं कोबाल्ट का हेक्सा फ्लोरो कोबाल्ट, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला स्टेबल है, यहाँ पर आयोडाइड जो है वो कोबाल्ट के साथ स्टेबल नहीं है। तो इसकी रीज़न अगर हम देखते हैं कि सिल्वर जो है वो स्टेबल है जबकि कोबाल्ट जो है वो स्टेबल नहीं था यहाँ पे, तो इसकी क्या रीज़न है? तो सिल्वर जो है वो सॉफ्ट एसिड है, तो ये सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन करने को प्रेफर करता है, इसीलिए सिल्वर आयोडाइड के साथ कंबाइन करता है तो वहाँ पर स्टेबल है। फिर जब ये कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट एक हार्ड एसिड है, तो ये हार्ड बेस के साथ कंबाइन करने को प्रेफर करेगा, जबकि यहाँ पर फ्लोराइड जो है वो हार्ड बेस है, इसलिए ये दोनों कंबाइन करते हैं तो ये स्टेबल होंगे। इसी तरह अगर हम देखते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड, तो हैलोजन एसिड्स को जब वाटर में डाला जाए तो ये डिसोसिएट करेंगे, डिसोसिएट करने के बाद H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं और साथ में हैलाइड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर हार्ड एसिड H कंबाइन करता है हार्डेस्ट बेस के साथ। अगर तो ये इन दोनों के दरमियान में हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ कंबाइन कर रहा है, तो इसका मतलब है ये स्टेबल होंगे और इनके बॉन्ड स्ट्रांग होंगे और ये हाइड्रोजन आयन को वाटर में डिसोसिएट नहीं कर पाएगा आसानी से। यही वजह है कि ये वीक एसिड्स होंगे। इसीलिए अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड देखते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है इसकी स्ट्रेंथ होती है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। और अगर हम सबसे जो स्ट्रॉन्ग वाला एसिड है यहाँ पर देखते हैं, तो इसका मतलब है वो हाइड्रोजन आयोडाइड है, क्योंकि आयोडाइड का साइज़ जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन से जल्दी डिसोसिएट हो जाता है और हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में, जिसकी वजह से ये बेहतर एसिड है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड। यहाँ पर हम देखते हैं कि HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड से भी कम है और हाइड्रोजन ब्रोमाइड से भी कम है। इसकी यही रीज़न होती है कि यहाँ पर क्लोरीन जो है क्लोराइड आयन जो होता है उसकी स्टेबिलिटी जो होती है हाइड्रोजन के साथ वो ज़्यादा है। यही वजह होती है कि वो उसकी जो स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन एसिड की, इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। फिर अगर हम देखते हैं कैटालिटिक पॉइजनिंग जो है ये भी प्रिडिक्ट की जा सकती है, क्योंकि सॉफ्ट मेटल्स को अगर हम ऐसी जो है उन सब्सटेंसेस के अंदर कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं जिस रिएक्शन में सॉफ्ट बेस इस्तेमाल की गई है, इसका मतलब है वो सॉफ्ट मेटल जो है वो सॉफ्ट एसिड के तौर पर काम कर रही है, तो वो रिएक्शन में मौजूद सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन कर जाएगी, इसकी वजह से पॉइजनिंग हो जाती है। तो अगर हमने जो है वो कैटलिस्ट इस्तेमाल करना है तो हम कैटलिस्ट की चॉइस कर सकते हैं, हम उसको बेहतर तरीके से चूज़ कर सकते हैं। यानी कि रिएक्शन में ऐसे कैटलिस्ट का इस्तेमाल करें फॉर एग्जांपल जो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। अगर सॉफ्ट बेस इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉफ्ट मेटल कैटलिस्ट जो है उसको इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पर जो है वो सॉफ्ट बेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। सॉफ्ट के साथ हम हार्ड वाली बेस अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी और अनइफेक्टेड रहेंगी। फिर आती है प्रिडिक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि हमें पता है सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन करने को प्रेफर करता है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड ये जो है, हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन का आयन जो है ये हार्ड एसिड है और हाइड्रोक्साइड जो है वो हार्ड बेस है। ये दोनों आपस में कंबाइन करने को प्रेफर करते हैं, यही वजह है कि हमारा रिएक्शन जो है वो राइट साइड की तरफ चलेगा। ये दोनों कंबाइन करते जाएंगे और हमारे पास वाटर प्रोड्यूस होता जाएगा इन सेकेंड वन रिएक्शन। अगर हम दूसरा रिएक्शन देखते हैं तो वहाँ पर सल्फर है और हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन आयन जो होता है ये एक सॉफ्ट एसिड है, अम, ये एक हार्ड एसिड है, सॉरी ठीक है, ये हार्ड एसिड है, तो ये कंबाइन कर रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर हम देखते हैं ये हार्ड एसिड होने के बावजूद ये सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन कर रहा है। लेकिन अगर हम H2S देखते हैं तो H2S में जो सल्फर है वो सॉफ्ट बेस के तौर पर काम कर रहा है, और जबकि मिथाइल वाला जो कंपाउंड है यहाँ पर हम देखते हैं ये सॉफ्ट एसिड के तौर पर काम कर रहा है। तो ये सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन करेगा, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन कर रहा है, यही वजह है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन जो है वो लेफ्ट साइड पर जाएगा। फिर हम देखते हैं सिम्बियोसिस।
सिम्बियोसिस के अंदर हम देखते हैं कि कौन जो है वो किसके साथ रिप्लेस होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सॉफ्ट लिगेंड जो होता है उसके पास टेंडेंसी होती है कि वो ऐसे सेंटर के साथ कंबाइन करे जिसमें ऑलरेडी सॉफ्ट लिगेंड जुड़े हुए हों। जैसे नीचे हम देखते हैं पहला रिएक्शन, तो वहाँ पर जो है वो 3 फ्लोराइड हैं, जबकि फर्स्ट वाले में 3 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन वाला जो है वो हाइड्रोजन वाले को एक्सेप्ट कर लेगा और फ्लोराइड वाला जो है वो फ्लोराइड को एक्सेप्ट कर लेगा। तो सेकंड रिएक्शन में अगर हम देखते हैं वहाँ पर 3 H हैं और हाइड्रोजन एटम्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और इस फार्मूला में अगर हम देखते हैं नेक्स्ट में CHF3, वहाँ पर एक H है, तो H वाला जो है वो H वाले के पास चले जाएगा और जहाँ पर फ्लोराइड है वो फ्लोराइड के पास चले जाएंगे। इसी तरह ये सिम्बियोसिस हो जाती है, यानी कि हर कंपाउंड के पास टेंडेंसी होती है कि उसमें मौजूद जो सॉफ्ट लिगेंड है वो सॉफ्ट लिगेंड ऐसे सेंटर के साथ कंबाइन करे जिसके पास पहले से ही सॉफ्ट लिगेंड मौजूद हैं, और हार्ड लिगेंड ऐसे लिगेंड वाले सेंटर के साथ जुड़ेगा जिसके पास ऑलरेडी हार्ड लिगेंड्स मौजूद हैं। नेक्स्ट है प्रिडिक्शन ऑफ द साइन ऑफ डेल्टा एच, यानी कि एनर्जी का हमारे पास साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इसकी भी प्रिडिक्शन दी जा सकती है। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कौन सा चूज़ करना चाहिए ये भी देखा जा सकता है, ठीक है। जहाँ पर हार्ड एसिड इस्तेमाल हो रहे हैं वहाँ पर हम हार्ड बेस जो है वो नहीं डालेंगे, वरना वो दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ द साब कॉन्सेप्ट, ठीक है, SHAB, लिमिटेशन ऑफ सॉफ्ट हार्ड एंड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस क्या हैं? पहली लिमिटेशन तो यही है कि इसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के बगैर ही ये परफॉर्म किया गया है, ये कॉन्सेप्ट दिया है, और ये जो है इसकी नेचर बहुत ज़्यादा जनरल है। और अगर हम जो है वो ऐसे कंपाउंड जो हमें ऑलरेडी मौजूद हैं कि वो किस तरह का रिएक्शन देते हैं, अगर उन रिएक्शन के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर ऐसे कंपाउंड्स के लिए हम इसको जो है वो पेश करें जिनका रिएक्शन हमें मालूम नहीं है, तो उनके लिए जो है वो प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि हम जो है आर्बिट्रेरीली परमिट कर देते हैं कंपाउंड को कि वो एक एसिड और बेस फ्रेगमेंट पैदा करे। तो जिन रिएक्शन हमें नोन नहीं होते उनके लिए हमें फ्रेगमेंट कैसे बनेंगे ये मालूम नहीं होगा। नेक्स्ट है हार्ड सॉफ्ट फैक्टर्स। हार्ड सॉफ्ट फैक्टर्स जो होते हैं ये किसी भी कंपाउंड के एसिड और बेस करैक्टर पर डिपेंड नहीं करते। यही वजह है कि ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, इसीलिए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट जो है ये इन चीज़ों के लिए जो है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता। सी यू इन द नेक्स्ट